अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड स्टेटमेंट फॉर नॉन श्रिंक सिमल्टेनियस ग्राउट। जब भी आपने सिमल्टेनियस ग्राउटिंग करनी होगी, इसका मेथड स्टेटमेंट क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, रेफरेंसेस कौन से होंगे, स्टैंडर्ड इसके लिए कौन से यूज होगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है? मेथड स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम प्रिपेयर करती है और इसमें एक्टिविटी की प्रोसीजर डिफाइन हुई होती है कि आपने इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करना है। अब एग्जाम्पल हमारे पास ये नॉन श्रिंक सिमल्टेनियस ग्राउटिंग है, तो जब भी हमने ग्राउटिंग करनी होगी तो आपने ग्राउटिंग को किस तरह परफॉर्म करनी होगी। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी मेथड स्टेटमेंट है, ये स्टार्ट से प्रोजेक्ट यानी जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम ये सारे मेथड स्टेटमेंट आपके क्लाइंट के पास जाते हैं अप्रूवल के लिए। जब वो अप्रूव होके आ जाते हैं तो फर्दर जब भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यानी लास्ट तक जब भी आपने सीमेंट बेस्ड ग्राउट करना होगा तो आपने इस मेथड स्टेटमेंट को फॉलो करना होगा। ठीक है, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेथड स्टेटमेंट फॉर नॉन शेयरिंग सिमल्टेनियस ग्राउट। मेथड स्टेटमेंट हर एक्टिविटी का सेपरेट बनता है। आज का टॉपिक हमारा है सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग के लिए जब हम भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इस मेथड स्टेटमेंट के मुताबिक करेंगे। ठीक है, टॉप पे जितनी भी आपकी रेफरेंसेस है, किसने बनाया, किसने इशू किया है, किसने रिव्यू किया है, एचईसी मैनेजर है, क्यूसी मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जिसने अप्रूव करवाया, और फर्दर इसमें हमारे पास लोगो जो होती है क्लाइंट का लोगो हो गया, कंट्रैक्टर को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लोगो आपने शो करनी होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले है पर्पस, सेकंड हमारे पास है स्कोप, थर्ड हमारे पास है डिफिनीशन एंड एब्रीविएशन, फोर्थ हमारे पास है रेफरेंसेस, 5 हमारे पास है प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी यानी आपने इसको परफॉर्म किस तरह करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है यानी आपने जब भी सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग करनी होगी तो आपने किस प्रोसेस पे करना होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आपकी इस एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक होगी, यानी आपने ग्राउटिंग करनी होगी तो इसमें साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्यूसी इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो डिटेल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में शो होती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, आपने ये एक्टिविटी यानी सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग जब आप करेंगे तो इसमें हमारे पास टूल या इक्विपमेंट कौन सी यूज होगी उसकी डिटेल होगी। जनरल एचईसी सेफ्टी रिक्वायरमेंट यानी आपका एचईसी डिपार्टमेंट आपको रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो दे देता है, इस एक्टिविटी के अंदर ऐड कर लेता है कि जब भी आपने ये सीमेंट बेस्ड ग्राउटिंग करनी होगी तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट। इसकी अटैचमेंट क्या है वो हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पर्पस है। पर्पस में क्या होता है कि ये मेथड स्टेटमेंट हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेटली ये मेथड स्टेटमेंट ग्राउटिंग जब भी हमने करनी होगी तो हमने इस नॉन श्रिंक सिमल्टेनियस ग्राउटिंग को परफॉर्म करना है, प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, तो हम इस मेथड स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है स्कोप। इसका स्कोप क्या है? दिस मेथड स्टेटमेंट कवर नॉन श्रिंक सीमेंट ग्राउट। दिस डॉक्यूमेंट डिफाइन डिटेल एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्वालिटी रिक्वायरमेंट, एचईसी रिक्वायरमेंट, मेथोडोलॉजी एंड इंस्पेक्शन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। स्कोप में क्या चीज़ है यानी इस एक्टिविटी का जो मेथड स्टेटमेंट है नॉन शेयरिंग सीमेंट ग्राउटिंग का, उसकी डिटेल है कि आपने एक्टिविटी को प्रोसेस किस तरह करना है। एचईसी हेजर्ट है, एचईसी रिपोर्ट होती है यानी आपने जब परफॉर्म करना होगा तो सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ को आपने ख्याल करना है, जैसे हमारे पास पीपीई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनीशन एंड एब्रीविएशन। डिफिनीशन एंड एब्रीविएशन को भी हम देखते हैं। इसके अंदर मेथड स्टेटमेंट के हमारे पास यानी जितनी भी आईएफसी ड्राइंग है, पीटीएस प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यूज हुए, इसको आपने डिफाइन करना होगा। रेफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेफरेंसेस में हमारे पास जितनी भी स्टैंडर्ड होते हैं, आईएफटी ड्राइंग भी इसमें आ जाती है और एएसटीएम स्टैंडर्ड भी हमारे पास आ सकते हैं इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हमारे पास नॉन सिमल्टेनियस बेस्ड ग्राउटिंग के लिए यूज होता है वो हमारे पास है जनरल इंस्ट्रक्शन, वर्क परमिट सिस्टम, फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड क्यू 010 सीमेंट बेस्ड नॉन श्रिंकेज ग्राउट फॉर स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फाउंडेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होता है। फर्दर हमारे पास इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड यूज होने वाला है वो PIP STC 03600 नॉन श्रिंकेज सिमल्टेनियस ग्राउटिंग स्पेसिफिकेशन को भी हमने इसके अंदर शामिल करना होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर हमने फॉलो करना है इसके। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेथोडोलॉजी एंड वर्क एग्जीक्यूशन, यानी जब भी हमने ग्राउटिंग करनी होगी तो किस तरह हमने परफॉर्म करनी है, इसका प्रोसेस किस तरह होगा, वो हमारे पास यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे पहले हमारे पास है सरफेस प्रिपरेशन, यानी फाउंडेशन प्रिपरेशन शेल बी अकॉर्डेंस विद द ग्राउटिंग मैन्युफैक्चरिंग रिटन इंस्ट्रक्शन, यानी फाउंडेशन जो आप प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे आपने ग्राउटिंग करनी होगी वो आपका एज पर ग्राउटिंग मैन्युफैक्चरिंग रिटन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होना चाहिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट फाउंडेशन शेल बी क्यूड फॉर अ मिनिमम 7 डेज बिफोर सर्फ प्रिपरेशन फॉर ग्राउटिंग। इसका मतलब है कि आपने जब भी ग्राउटिंग करनी होगी 7 डेज आपकी वो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है क्यूर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंट ऑयल सॉक और डैमेज कंक्रीट शेल बी रिमूव डाउन टू साउंड कंक्रीट बाय चिपिंग ऑफ टू द लेवल ऑफ द साउंड फ्रैक्चर एरिया टू मिनिमम
ऑफ द टॉप ऑफ 1 इंच 25 mm ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब है कि अगर इन केस आपकी कहीं रिपेयरिंग है, डैमेज है कंक्रीट आपको, तो आपने उसको रिपेयर पहले करना है, सरफेस इसको आपने प्रिपेयर करना है, तब आपने उसके बाद इस पर ग्राउटिंग करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल डस्ट एंड लूज पार्टिकल शेल बी रिमूव। आपकी जितनी भी लूज पार्टिकल है या डस्ट है वो आपने इसको कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर से क्लीन करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउट फॉर्म वर्क वेयर रिक्वायर्ड शेल बी कंस्ट्रक्टेड एंड विद एक्रोडेक्स स्ट्रेंथ रिजिडिटी एंड रिक्वायर्ड डायमेंशन टू परमिट ग्राउट प्लेस टू अवॉइड लीकेज। यानी आपने जो ग्राउट के लिए फॉर्म वर्क यूज करना है वो आपका एडुकेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का आपके पास होना चाहिए और लीकेज के अवॉइड होने, यानी उसके अंदर कोई गैप्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन ऑफ द फॉर्मवर्क शैल बी चेक टू इंश्योर द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्राउट विल मैच द एलिवेशन ऑफ शोन एज द कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इसका मतलब है कि आपने एलिवेशन ऑफ फॉर्मवर्क चेक करनी है कि जहां तक हमें डिफाइन हुआ है एज पर ड्राइंग कि ग्राउटिंग आपने इस लेवल इस एलिवेशन तक करनी होगी, तो आपका जो फॉर्म वर्क है वो भी इस लेवल तक ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉन्ड ब्रेकर शेल बी अप्लाइड टू द फॉर्मवर्क दैट विल बी इन कंटेक्ट विद द ग्राउटिंग। इसका मतलब है कि जो फॉर्मवर्क हमारे पास ग्राउट के साथ कंटेक्ट में होता है इस पे ऊपर हमने बॉन्ड अप्लाई करना होता है या ऑयल अप्लाई करना होता है ताकि फॉर्मवर्क और ग्राउट जो है वो आपस में स्टक ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर क्लीनिंग द फाउंडेशन शेल बी प्रोटेक्टेड विद द 0.15 पॉलीथीन शीट और टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। इसका मतलब है जब आप इसको क्लीन कर लेते हो तो यानी ग्राउटिंग इम्प्लीमेंट कर लेते हो, ग्राउटिंग कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी 0.15 पॉलीथीन शीट आपने उसको ऊपर रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट सरफेस इन कांटेक्ट विद द ग्राउट शेल बी सैचुरेटेड फॉर द 2 to 6 आवर विद क्लीन वाटर बिफोर ग्राउटिंग प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि कंक्रीट सरफेस इन कांटेक्ट विद ग्राउटिंग, जहाँ पे आपने ग्राउटिंग करनी होगी वो आपका 2 to 6 आवर पहले वेल सैचुरेटेड, यानी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट इन द ग्राउट शेल बी लोकेटेड एज शोन इन द ड्राइंग। इसका मतलब है कि कोई अगर इन केस ग्राउटिंग के अंदर जॉइंट हो तो वो आपने एज पर ड्राइंग जिस तरह डिफाइन किया होगा जॉइंट, उसी के मुताबिक आपने जॉइंट को प्रोवाइड करना होगा। ओनली अप्रूव मटेरियल शेल बी यूज। आपका अप्रूव मटेरियल जो आप ग्राउटिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं वो आपका अप्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मवर्क शेल बी कंसिस्टेंट टू द बेस प्लेट हाइट। इसका मतलब है कि आपने फॉर्मवर्क उस तक लगाना है जहां पे आपकी बेस प्लेट तक लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दिस मेथड स्टेटमेंट अप्लाई ओनली फॉर द नॉन श्रिंकेज सीमेंट बेस ग्राउटिंग। यानी ये जो हमारे पास मेथड स्टेटमेंट है जिसको हमने डिटेल से डिफाइन किया, ये हमारे पास सिर्फ मेथड स्टेटमेंट जो नॉन श्रिंकेज ग्राउटिंग है उसके लिए ही यूज करना है। ठीक है, एपॉक्सी ग्राउटिंग का मेथड स्टेटमेंट अलग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सिंग एंड प्लेसमेंट, यानी जब भी आपने ग्राउटिंग को करनी होगी इसकी मिक्सिंग आपने किस तरह करनी है, प्लेसमेंट आपने किस तरह करनी होगी। ग्राउटिंग शेल बी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस एंड क्यूर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर रिटन डॉक्यूमेंट। यानी आपने ग्राउटिंग को जब भी प्लेस करना है, क्यूर करना है, एज पर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास ब्राउचर आता है, ये हमारे पास कंपनी की तरफ से या वेंडर की तरफ से आता है, इसके मुताबिक आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसकी प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, सब कंट्रैक्टर शेल अंडरस्टैंड ऑल कंप्लाइंग अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन। ये सब कंट्रैक्टर को चाहिए जिन्होंने कंट्रैक्टर यानी जो वेंडर है उसने आपको इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड की आपने उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करनी है, या आपने एज पर ASTM जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने ग्राउटिंग की मिक्सिंग करनी है और प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग आपने किस तरह करनी है। मोस्टली सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग जो होती है वो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्यूब फिल किए जाते हैं ग्राउटिंग के लिए। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शेल बी परफॉर्म बाय सऊदी अरामको इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी लेबोरेटरी। अगर इन केस आपने सैम्पलिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, अगर वहाँ पे आपका अरामको प्रोजेक्ट पे है तो वहाँ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने ये चीज़ें परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्टी एजेंसी सिक्योरिटी पर्सनल असाइंड टू वर्क मस्ट बी टेक्निकल कंपेयर टू परफॉर्म दियर ड्यूटी। यानी वो चीज़ थर्ड पार्टी ने परफॉर्म करनी है जो उसके लिए डिलीवर हुई है, यानी जो उसके लिए डिफाइन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 सेट ऑफ 3 टेस्ट क्यूब शेल बी कास्टेड इन द फील्ड और फॉर ईच टी दैट ग्राउट इज मिक्स एंड प्लेस। इसका मतलब है कि आपने जब भी ग्राउटिंग करनी होगी तो 2 सेट ऑफ 3 क्यूब्स यानी 3 क्यूब्स 2 सेट आपने बनानी होगी हर एक दिन के लिए। अगर इन केस आपने एक दिन ग्राउटिंग करनी है तो 2 सेट 3 क्यूब्स के आपने बनाने हैं, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट डे आपने ग्राउटिंग करनी होगी तो फर्दर आपने 2 सेट ऑफ 3 क्यूब्स को बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब्स। इसका मतलब है कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक हमारे पास सेट जो होता है वो 7 डेज के बाद चेक किया जाता है और एक हमारे पास 28 डेज के बाद चेक किया जाता है ग्राउटिंग का। यानी जब भी आपने ग्राउटिंग करनी होगी 2 सेट आपने भरने होते हैं 3 क्यूब्स के
एक हमारे पास 7 डेज़ के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक हो जाती है, सेकंड हमारे पास 28 डेज़ के बाद चेक हो जाती है, ठीक है। 7 डेज़ के बाद हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव होती है वो 24 एमपीए यानी 3500 पीएसआई अचीव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जब भी हमने 28 डेज़ के बाद हमें इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, सेकंड हमारे पास जो सेट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 35 एमपीए यानी 5000 पीएसआई होनी चाहिए, ठीक है। ग्राउट का टेम्परेचर हमारे पास जो होना चाहिए वो 23 ±3 सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी 20 से लेकर 26 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन शेकिंग ग्राउट प्लेसिंग शेल बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टेक्निकल डेटा शीट एंड अरामको स्टैंडर्ड, यानी जब भी आपने ग्राउटिंग को परफॉर्म करना होगा आपके पास टेक्निकल डेटा शीट होना चाहिए और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरिंग, यानी आपने ग्राउटिंग की क्यूरिंग किस तरह करनी है। व्हेन द ग्राउटिंग वाटर सीमेंट रेशो इज 0.4 और लेस, यानी आपका वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर सीमेंट रेशो जो होती है वो आपका 0.4 से लेस हो या 0.4 हो, तो आपने कंटिन्यूसली 7 डेज तक इसकी क्यूरिंग करनी होगी विद बर्लैप, जो हमारे पास हेजन क्लॉथ होता है, इस पे आपने यानी 7 डेज तक लगातार इसकी क्यूरिंग करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरिंग कंपाउंड इफ अलाउड बाय द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन शैल हैव टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट शोइंग दैट इट एज पर ASTM C309। इसका मतलब है कि अगर आपने क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग कंपाउंड यूज करना है तो आपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना है एज पर ASTM C309 के मुताबिक होनी चाहिए, और जितनी भी इस क्यूरिंग कंपाउंड की स्पेसिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, टेस्ट रिपोर्ट है, वो आपने इसके साथ अटैच करने होते हैं, यानी इसके मुताबिक आपके होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल इंस्पेक्शन, द ग्राउट शेल बी टूल्ड एट द 45 एंगल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेस्ट राइट एट इट इज रीच इनिशियल सेट। इसका मतलब है कि आपने जो हमारे पास ग्राउटिंग हो जाती है टॉप पे हमारा पास एक स्लोप दिया जाता है, वो आपका 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस एक्टिविटी के लिए रिलेटेड, यानी ग्राउटिंग जब हम करेंगे तो उसमें हमारे पास जो टीम होती है, रिस्पॉन्सिबल टीम होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, साइट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवाइजर एंड फॉरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सर्वेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी डिटेल आपकी मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होगी। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास HEC ऑफिसर सुपरवाइजर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ द टूल एंड इक्विपमेंट, यानी इस एक्टिविटी के अंदर ग्राउटिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास जो टूल एंड इक्विपमेंट है वो कौन सी यूज हो रही है, उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी इस मेथड स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट में हमारे पास HEC सेफ्टी रिक्वायरमेंट, यानी जब भी आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो आपने सेफ्टी के लिहाज से किन चीज़ों को ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है ऑल पर्सनल शुड वियर प्रॉपर PPE, यानी हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप हर बंदे ने इक्विपमेंट वियर किया होता है, ठीक है। इसको आप डिटेल स्टडी करें, इस मेथड स्टेटमेंट को मैं अपने लिंक्डइन में भी शेयर करूंगा, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी अटैचमेंट हमारे पास जो होती है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस होती है, मोस्टली जो डाटा शीट होती है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, वो इस मेथड स्टेटमेंट के अंदर आपने स्टैंडर्ड के साथ आपने इसके साथ अटैच करने होंगे, ठीक है। तो होप इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।